हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बुद्धा एकेडमी। बुद्धा एकेडमी के इस सीरीज़ में हम मध्य प्रदेश के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। इससे पहले हमने जनवरी 2023 एंड फरवरी 2023 के जो इम्पोर्टेंट इवेंट थे उन्हें कवर किया है। इस वीडियो के माध्यम से हम मार्च 2023 के प्रमुख इवेंट्स को कवर करेंगे। ये वीडियो एमपीपीएससी के साथ साथ एमपी के जो अदर एग्ज़ाम्स हैं जिनमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मध्य प्रदेश में 1 मार्च 2023 को मध्य प्रदेश का बजट पेश किया गया है, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर जगदीश देवड़ा जी ने ये बजट पेश किया है। तो इस बजट का जो मेन फोकस है सेल्फ रिलायंट मध्य प्रदेश एंड बजट ऑफ द पीपल है। इन दो चीज़ों को फोकस किया गया है। और जो ये बजट है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि ये ई बजट के रूप में प्रेजेंट किया गया है। और इस बजट में इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो पहले प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से 12% ज़्यादा है। और फिजिकल डिफिसिट जो एस्टिमेट किया गया है 4.02% रखा गया है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से और देखते हैं। तो कुछ पॉलिसीज हैं हाईलाइट किए गए हैं जिनको कंटिन्यू रखा जाएगा, जिसमें एक पॉलिसी है फूड सब्सिडी स्कीम। तो फूड सब्सिडी स्कीम के तहत जो हमारे मध्य प्रदेश में बैकवर्ड ट्राइब्स हैं, बैगा, भारिया एंड सहारिया, इन तीनों ट्राइब्स को 1,000 रुपये दिया जाता है मंथली। इन ट्राइब्स की मेनली वोमेंस के अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये पैसा देने का रीज़न है उनमें पाया जाने वाला माल न्यूट्रिशन, जिसको एड्रेस किया जा सके और उसका सॉल्यूशन निकाला जा सके। ये स्कीम कंटिन्यू रहेगी। और एक स्कीम है चीफ मिनिस्टर स्किल अप्रेंटिसशिप स्कीम, जो कि यूथ में स्किल डेवलपमेंट को लेकर ये स्कीम चलाई गई है। ये स्कीम भी चलती रहेगी। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी को 24/7 प्रोवाइड करवाने के लिए और दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंच बनाने के लिए एक अच्छा बजट रखा गया है, जिसमें ट्रांसमिशन लाइन बिछाने, बहुत 6 सब स्टेशन बनाने के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस बनाने के लिए प्रोविजंस हैं। इसके साथ साथ एक स्कीम है चीफ मिनिस्टर बालिका सोसाइटी स्कूटी स्कीम। तो स्कूटी स्कीम के माध्यम से जो लड़कियां हायर सेकेंडरी लेवल पर अच्छे मार्क्स लाएंगी उन्हें ई स्कूटर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। अब जो मध्य प्रदेश की इकोनॉमी है उसको अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश का जीएसडीपी जो है 2021-22 में 10.1% था, जो कि 2020-21 से 1.9% कम था। इसका मतलब ये है कि 2020-21 में मध्य प्रदेश की जीएसडीपी थी 12% और वर्तमान में जो 2021-22 है वो भी जीएसडीपी है 10.1%। इसके साथ साथ यह हमारे जो देश की जीडीपी है 8.7% से बहुत अच्छी है। तो कंट्री की जीडीपी कितनी है 8.7%, लेकिन एमपी की जीडीपी कितनी है 10.1%। ये देखने वाली बात है। और सेक्टर वाइज अगर देखें तो मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उस सेक्टर में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जो है एग्रीकल्चर सेक्टर का है, जो कि 47% है। एंड मैन्युफैक्चर सेक्टर का 19% है एंड सर्विस सेक्टर का ओनली 34%। तो टोटल इकोनॉमी का 47% एग्रीकल्चर सेक्टर में है, मैन्युफैक्चरिंग में 19% है एंड सर्विस सेक्टर में 34% है। और जो 2020-21 में केवल एग्रीकल्चर सेक्टर ही ऐसा सेक्टर था जिसमें पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिली थी। अगर पर कैपिटा जीएसडीपी की बात करें तो 2021-22 में मध्य प्रदेश की पर कैपिटा जीएसडीपी थी
1,37,339 रुपये, जो कि धीरे 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 बढ़ा है। अब जो इस बजट में एक्सपेंडिचर करने की बात कही गई है कि जो बजट है उसको कैसे एक्सपेंस करेंगे, उसका कितना किस सेक्टर में एक्सपेंड करेंगे, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो एजुकेशन एजुकेशन सेक्टर में जो है 16.1% एक्सपेंडिचर करने की बात कही गई है टोटल बजट की, जो कि बहुत बड़ा परसेंटेज है एजुकेशन सेक्टर के लिए, और ये मध्य प्रदेश में एजुकेशन को अच्छे लेवल पर लाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसके साथ साथ रूरल डेवलपमेंट के लिए 4.5% एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए 6.4% एलोकेट किया गया है, एंड अर्बन डेवलपमेंट के लिए 2.6% एलोकेट किया गया है, एनर्जी सेक्टर के लिए 9% एलोकेट किया गया है, एंड रोड एंड ब्रिजेस के लिए 3.1% जो है एलोकेट किया गया है। तो मध्य प्रदेश की बेसिक इकोनॉमी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, जिससे हम बजट को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो मध्य प्रदेश की इकोनॉमी को अगर आप देखेंगे तो ये प्राइमरली एग्रेरियन इकोनॉमी है। तो कृषक प्रधान राज्य है, और यहाँ पर कृषक प्रधान होने के साथ साथ एग्रीकल्चर और इससे रिलेटेड जो भी सेक्टर हैं उस पर मध्य प्रदेश ने दशकों से बहुत अच्छा काम किया है। इसके काम को देखते हुए मध्य प्रदेश को बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं, जिसमें से एक अवार्ड है कृषि कर्मण अवार्ड, जो कि मध्य प्रदेश को लगभग 5 से 6 बार मिल चुका है, वो भी कंटिन्यूसली। तो मध्य प्रदेश एग्रीकल्चर के सेक्टर में बहुत अच्छा कर रहा है। अगर इसके मध्य प्रदेश को 3 सेक्टर में डिवाइड करें तो प्राइमरी सेक्टर में जो एग्रीकल्चर वाली बात हम कर रहे थे वो 46.98 यानी 47% कंट्रीब्यूट कर रहा है। इंडस्ट्री सेक्टर जो है 19.47% है, एंड सर्विस सेक्टर जो है 33.55%। तो दोस्तों होता ये है कि अगर कोई डेवलपिंग इकोनॉमी है तो उसको अपने आप को अगर डेवलप बनाना है तो डेवलप बनाने के लिए उसे सर्विस सेक्टर का परसेंटेज बढ़ाना जरूरी होता है और प्राइमरी सेक्टर का परसेंटेज घटाना जरूरी होता है, तभी वो स्टेट जो है डेवलप इस कैटेगरी में आएगा। अगर मध्य प्रदेश का कंट्रीब्यूशन अपने कंट्री के उसमें देखें जीडीपी में तो 3.86% मध्य प्रदेश की इकोनॉमी जो है देश के जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है। सो दोस्तों ये मध्य प्रदेश का बजट के बारे में एक ब्रीफ था। तो अगर इसका कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट देखें तो आर्टिकल 202 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हर राज्य के लिए एक एक्सपेंडिचर एनुअल एक्सपेंडिचर बजट जो है पेश करेगा विधानसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली में, और उसमें वह अपने एक्सपेंडिचर के साथ साथ रिसिप्ट के बारे में प्लान बताएगा। तो ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि स्टेट का जो बजट होता है आर्टिकल 202 के अकॉर्डिंग होता है, एंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट होते हैं वो आर्टिकल 112 के तहत वहाँ का बजट, सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट पेश किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है मध्य प्रदेश में ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप काउंसिल बनाने की बात कही गई है, जो कि मुख्य रूप से पन्ना टाइगर रिजर्व की बायोडाइवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए काम करेगा। इसके साथ साथ वहाँ के सराउंडिंग एरिया जो कि केन बेतवा लिंक से रिलेटेड है उस पर भी फोकस करेगा। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है? इससे होगा ये कि जो बुंदेलखंड का रीजन है, ड्रॉट प्रोन एरिया है, तो उस रीजन में सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और उसकी समृद्धि को अच्छा बनाने के लिए यह काउंसिल बनाया गया है। तो इस काउंसिल के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो ऑब्जेक्टिव्स मेनली ये हैं कि हैबिटेट जो जानवरों के रहने का क्षेत्र है उसके बेटरमेंट के लिए काम करेंगे,
कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ की स्पीसीज, जो मेन स्पीसीज हैं उनके लिए कंजर्वेशन एंड उनके मैनेजमेंट का काम करेंगे। तो की स्पीसीज जो पन्ना टाइगर रिजर्व में रहते हैं वो हैं टाइगर, वल्चर एंड घड़ियाल। तो इन स्पीसीज को मेनली फोकस करने के लिए ये बनाया गया है। और साथ साथ में वो ये भी देखेंगे कि वहाँ उस फॉरेस्ट एरिया में जो कम्युनिटी रहती है, जो उन पे फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट है, उनके वेलबींग पर भी फोकस करेंगे। अगर केन बेतवा प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो ये फर्स्ट रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है जो कि नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के अंडर बना है। तो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है कि जो बुंदेलखंड का रीजन है वहाँ के सोशियो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बनी रहे। अगर वहाँ पे इरिगेशन और वहाँ के एनवायरनमेंट को लेकर ध्यान दिया जाएगा तो वहाँ की प्रॉस्पेरिटी बनी रहेगी। वो मार्च में जो है एक अवार्ड दिया गया है जो कि पद्मश्री अवार्ड है। तो हमारे प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने यह ऑनर दिया है और मध्य प्रदेश के जोधैया बाई बैगा को दिया है यह अवार्ड। तो जोधैया बाई बैगा कौन है इसके बारे में देखते हैं। तो जोधैया बाई बैगा जो है वो उमरिया की रहने वाली हैं, उमरिया की रहने वाली हैं और ये बैगा प्रिंटर है, ये एक बैगा पेंटर है। तो इन्होंने क्या अचीवमेंट किया है, क्या उन्हें अवार्ड दिया गया है, तो मेनली देखें तो जोधैया बाई जी ने पेंटिंग के क्षेत्र में जो बैगा आर्ट है उसको लेकर काम किया है और उसको प्रिजर्व करने का काम किया है। ट्राइबल आर्ट को प्रिजर्व करने के साथ साथ उसे इंटरनेशनल लेवल तक रिकॉग्नाइज करवाया है, उसकी पहचान बनाई है और जो ट्रेडिशनल बैगा ट्राइबल कल्चर है, वहाँ की फिलॉसफी है, उसको पेंटिंग के थ्रू दशकों से पेश कर रही है। तो इनके इस काम को देखते हुए यह पद्मश्री अवार्ड जोधैया बाई जी को दिया गया है। इसके साथ साथ उन्होंने जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम किया है उस काम के लिए इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को उन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। सो दोस्तों ये याद रखना है कि नारी शक्ति पुरस्कार और पद्मश्री अवार्ड किसको दिया गया है, जोधैया बाई बैगा जी को। तो जोधैया बाई बैगा हैं और वो बैगा पेंटिंग से रिलेटेड है। ठीक है। और अभी संजय सरोवर इरिगेशन प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने मार्च में ही। तो सेंट्रल वाटर कमीशन जो है उसने इसको अप्रूवल दे दी है। इसके तहत बालाघाट और सिवनी के जो क्षेत्र हैं उनमें इरिगेशन को लेकर, सिंचाई को लेकर 300 विलेज को लाभ होगा। तो बालाघाट और सिवनी में यह प्रोजेक्ट है संजय सरोवर इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो संजय सरोवर इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए 357 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है, जिस बजट के माध्यम से जो कैनाल्स बने हैं उनसे रिलेटेड जो काम है जैसे सीमेंटेशन, स्ट्रेंथनिंग एंड मॉडर्नाइजेशन ये किया जाएगा। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि संजय सरोवर इरिगेशन प्रोजेक्ट कहाँ है, किन जिलों में है, बालाघाट और सिवनी में, बालाघाट एंड सिवनी में। एंड एक है सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज करवाया था एक इवेंट जिसे ईट राइट चैलेंज बोलते हैं। इस चैलेंज में ऐसा प्रोविज़न रखा गया था कि मिलावट से मुक्ति अभियान चलाया गया। मिलावट से मुक्ति अभियान में उन्होंने ये प्रोविज़न रखा था कि जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में कंपटीशन रखा कि किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम मिलावट होती है। तो इसका रिजल्ट जो है आया है जिसमें भोपाल, मध्य प्रदेश का भोपाल सेकंड पोजीशन पर है। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के 10 डिस्ट्रिक्ट जो हैं टॉप 50 में है और ग्वालियर जो है 5th नंबर पे है और उज्जैन 8th नंबर पे है।
तो मिलावट से मुक्ति अभियान का काम क्या था? इससे इसमें क्या किया गया कि लार्ज नंबर में सैंपल कलेक्शन किया गया, ऑर्गेनाइजेशन कैंप लगाए गए बहुत सारे, और फूड लाइसेंस प्रोवाइड किए गए, अवेयरनेस कैंपेन बनाए गए फूड सेफ्टी से रिलेटेड, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बहुत अच्छा काम करने का प्रयास किया गया। तो यहाँ पर याद रखने की ये ज़रूरत है कि मध्य प्रदेश के भोपाल सेकंड नंबर पर ईट राइट चैलेंज में रहा, और ग्वालियर फिफ्थ पे है, एंड उज्जैन 8वें नंबर पर है। नेक्स्ट बात करते हैं जीआई टैग पर। तो दोस्तों जीआई टैग बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी मध्य प्रदेश के लगभग 6 चीज़ों को ये जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है, जिसमें से एक तो सुंदरजा मैंगो है और दूसरा है गजक। तो सुंदरजा मैंगो और गजक को जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है। तो सुंदरजा मैंगो के बारे में अगर बात करें तो सुंदरजा मैंगो जो है यह मुख्य रूप से सुंदरजा मैंगो जो है मुख्य रूप से गोविंदगढ़ रीवा गोविंदगढ़ रीवा जो है वहाँ पाया जाता है। और इसकी खासियत ये है कि ये फाइबर फ्री है, एंड और शुगर जो इसमें पाया जाता है, शुगर का लेवल वो उस टाइप का होता है कि शुगर पेशेंट भी खा सकता है, शुगर पेशेंट को भी कोई नुकसान नहीं होता। तो इसलिए ये बहुत ही फेमस है। और इस सुंदरजा मैंगो को, आम को प्राइड ऑफ द विंध्य रीजन भी कहा जाता है, विंध्य रीजन का प्राइड कहा जाता है। तो इसको कल्टीवेट करने के लिए एक तो गोविंदगढ़ का एरिया है ही, साथ साथ में कुठुलिया फ्रूट रिसर्च सेंटर जो कि रीवा से लगा हुआ है, वहाँ पर भी इसको कल्टीवेट किया जाता है, इसका उत्पादन किया जाता है। अब आप सुंदरजा की पॉपुलैरिटी को इस तरीके से समझ सकते हैं कि 1968 में इस सुंदरजा मैंगो के नाम पे एक पोस्टल स्टाम्प जो है इशू किया गया था। सो आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि सुंदरजा मैंगो कहाँ क्या प्रोडक्ट है, रीवा का है, और इसे जीआई टैग दिया जा गया है। अब अगर बात करें मुरैना के गजक की, तो आप अगर एमपी से हैं तो आप सभी ने मुरैना का गजक खाया होगा। तो ये एक टाइप का स्वीट होता है जो कि मुरैना के नाम से फेमस होता है। और अगर मुरैना गजक के नाम से फेमस है तो ऐसा माना जाता है कि वो बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट टेस्ट होगा उसका। अब इसीलिए ये मुरैना का पूरा जो एरिया है सिर्फ इस इंडस्ट्री ही चलती है वहाँ पर गजक बनाने के लिए। तो लगभग 1000 गजक शॉप्स जो है, हजारों गजक शॉप वहाँ पर हैं। और विंटर के समय में गजक खाया जाता है, उससे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अगर बात करें कि ये जो जीआई टैग की हम बात कर रहे हैं, तो जीआई टैग क्यों दिया जाता है और कैसे दिया जाता है? तो देखें कि ये जो जीआई टैग है वो स्पेसिफिक रीजनल रूप में दिया जाता है। जैसे कि और आपने मुरैना देखा तो मुरैना एक रीजन है, वहाँ का गजक फेमस है, उसको यह टैग दे दिया गया है। तो ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि एक स्पेसिफिक रीजन का है और उस रीजन से वह कंट्री पूरे देश या पूरी दुनिया में बहुत फेमस हो। अगर वो फेमस होता है तो उसे सर्टिफाई किया जाता है जीआई टैग के रूप में। जीआई टैग के बारे में अगर बात करें तो जीआई टैग का पूरा नाम जो है जियोग्राफिकल इंडिकेटर है, और यह जीआई टैग 2003 से स्टार्ट किया गया था। जीआई टैग सबसे पहले 2003 से स्टार्ट किया गया था, और सबसे पहले दार्जिलिंग टी को, जो कि बंगाल का प्रोडक्ट है, इसे 2004 में फर्स्ट टाइम जीआई टैग दिया गया था। जीआई टैग किसे दिया जाता है? स्पेशल आइटम ऑफ एनी एरिया, किसी भी एरिया का कोई स्पेशल आइटम होना चाहिए, विच कैन नॉट बी फाउंड एनीवेयर एल्स, जो कि कहीं और नहीं पाया जाना चाहिए एक्सेप्ट दैट एरिया, उस एरिया के अलावा और कहीं नहीं पाया जाना चाहिए।
और इसे इशू कौन करता है? इशू करने का काम करता है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ये जीआई टैग इशू करता है। तो ये डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये जीआई टैग देने का काम करता है। तो 6 अप्रैल 2023 को मध्य प्रदेश के 6 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया गया है, जिसमें से 5 हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स हैं एंड एक जो है हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट है। तो जिनमें से 6 जो प्रोडक्ट हैं उसमें है एक तो गोंड पेंटिंग ऑफ डिंडोरी का जो गोंड पेंटिंग है उसको दिया गया है। दूसरा है कारपेट ऑफ ग्वालियर। तीसरा है बटिक प्रिंट ऑफ उज्जैन के बटिक प्रिंट को दिया गया है। चौथा है स्टोन क्राफ्ट ऑफ जबलपुर भेड़ाघाट का जो स्टोन क्राफ्ट है उसे भी जीआई टैग दिया गया है। पांचवा है साड़ी ऑफ वारासियोनी और बालाघाट की जो वारासियोनी साड़ी है उसे जीआई टैग दिया गया है। एंड छठा है सुंदरजा मैंगो ऑफ रीवा। तो रीवा का जो सुंदरजा मैंगो है उसे भी दिया गया है। अगर इन सबको जोड़ लें तो दोस्तों टोटल 19 प्रोडक्ट्स को यह जीआई टैग दिया जा चुका है। तो मध्य प्रदेश के टोटल 19 प्रोडक्ट्स को अब तक ये जीआई टैग दिया जा चुका है। तो आपको ये याद रखना है कि अभी वर्तमान में जो है एक तो डिंडौरी का गोंड पेंटिंग, ग्वालियर का कारपेट, उज्जैन का बटिक प्रिंट, जबलपुर भेड़ाघाट का स्टोन क्राफ्ट, बालाघाट का वारासियोनी साड़ी एंड रीवा का सुंदरजा मैंगो, इनको जीआई टैग दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि 3 प्रोजेक्ट हैं, चंतीखेड़ा, दौरी और बहुटी कैनाल। इन तीनों को अप्रूवल मिल गया है कि इन प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करना है। तो इन प्रोजेक्ट के बारे में बस इतना जान लेते हैं हम कि ये प्रोजेक्ट हैं कहाँ। तो चंतीखेड़ा मेगा इरिगेशन प्रोजेक्ट श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है। दौरी सागर मीडियम प्रोजेक्ट जो है सतना में है और बहुटी कैनाल जो है सतना डिस्ट्रिक्ट में है। तो इन तीनों प्रोजेक्ट के लिए एक बजट अलॉट किया गया है ताकि इनका रिकंस्ट्रक्ट किया जा सके, रिनोवेशन किया जा सके और इनको प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जा सके। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा मार्च 2023 का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। इसके आगे हम मार्च अप्रैल 2023 के जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स होंगे उसको लेकर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए थैंक यू। आप सभी ने पूरा वीडियो देखा और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ साथ लाइक भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।